गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्राज्ञ शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज की ऑनलाइन क्लासेज में जो अपना टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या फिर आप कहो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सादा वर्तमान काल। तो अपन देखते हैं कि सादा वर्तमान काल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो 4 प्रकार की कैटेगरी है सेंटेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इन कैटेगरी के वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो बहुत ही सीधे से तरीके से आज अपन वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक यूजेस क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस टेंस को पढ़ना। तो देखिए, बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। मेन चीज जो है वो यही है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से पहचाना जाए। ठीक है, तो देखिए, पहचानने के लिए अपने पास जो चीज है वो ये है, अपन बोलते हैं कि मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया वाले शब्द के साथ ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, अपने पास वाक्य है राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या काम कर रहा है, राम के द्वारा काम क्या हो रहा है, राम जिस काम को कर रहा है वो काम है वाक्य के अंतर्गत क्रिया। वही चीज क्या है, क्रिया है। और अपन ने कहा है क्रिया वाले शब्दों के साथ ता है, ती है, ते है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो राम ने काम किया खेलने का। क्या काम किया, खेलने का। तो खेलना जो क्रिया है इसके साथ लगा हुआ है ता है। क्या लगा हुआ है, ता है। तो इससे ये चीज सामने आती है कि जो ये सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिलेट करता है। वाक्य में क्रिया वाला शब्द है खेलना और खेलने के साथ क्या लगा हुआ है, ता है। तो इस चीज से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिलेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में क्रिया वाले शब्दों के साथ ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिलेट करता है। अब बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन बनाते किस तरीके से हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपने पास है कि एस या ई एस लगाना है। क्या करना है अपन को कि अपन को इन वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। या फिर अपन को वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन को एस या ई एस ऐड करना है। कि इन वाक्यों को जब अपन अंग्रेजी में बनाते हैं तो अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है एस या ई एस की कि एस या ई एस का प्रयोग कब किया जाए। अपन एस लगाएं, ई एस लगाएं या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। तो इसके लिए अपने पास रूल है एस या ई एस यह हमेशा ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ आता है। कि जब वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन का हो, सिंगुलर नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में हो, लाइक ही हो, शी हो, इट हो, राम, मोहन, सीता, गीता, अगर इनमें से कोई भी एक चीज वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, एस या फिर ई एस का।
और बाकी सबके साथ अपन किसका यूज करेंगे, बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बेस फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव है वो देखिए, अफर्मेटिव को बनाने के लिए अपने पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर एस या ईएस, या फिर ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करनी है। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगा दिया जाएगा, और यदि वाक्य का कर्ता एक वचन नहीं है तो केवल क्या यूज करनी है, बेस फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यूज करना है अपन को ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस का लास्ट आइडेंटिफिकेटिव वर्ड है अपने पास ता है। जब क्रिया वाले शब्द के साथ ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो वाक्य रिलेट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये वाक्य जो है ये कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए अपना जो सब्जेक्ट है वो है राम। क्यों? क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। जो काम को करता है वह क्या कहलाता है, कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। या फिर वाक्य में जिसके बारे में बतलाया जाता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। ठीक है, तो खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा। तो अपन सब्जेक्टिव पोजीशन पर लिखते हैं राम, ये राम। ठीक, राम के बाद अपन को वर्ब फर्स्ट और एस या ईएस दोनों में से कोई एक चीज लगानी है। तो राम अपने पास सिंगुलर नाउन के रूप में है, एक वचन कर्ता के रूप में है, तो एक वचन में अपन वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। तो ये हो गया प्लेज। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है इसलिए प्लेज कर दिया अपन ने, राम प्लेज। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ अपना, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। दूसरा सेंटेंस है अपने पास, वे किताब पढ़ते हैं। क्या करते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। वापस अपन वाक्य को पहचाने, ये है ते हैं। वाक्य में क्रिया है पढ़ना, पढ़ने वाले शब्द के साथ जुड़ा हुआ है ते हैं, तो वाक्य वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ तो वापस अपन फॉर्मूले को दिमाग में रखें, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अब ढूंढना अपन को यह है कि वाक्य में काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है वे। क्या, वे। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अपन सब्जेक्ट की जगह पर लिखें वे। वे को अपन क्या बोलते हैं, दे। क्लियर है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का यूज करना है। तो दे, दे मानी वे। जो ये वे है ये क्या है, ये वे एक प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है ये, प्लूरल प्रोनाउन है। और जब प्लूरल प्रोनाउन होता है तो अपन केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अपन ने वर्ब फर्स्ट यूज की रीड, क्योंकि क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। ऑब्जेक्ट के रूप में मिला अपन को बुक। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दे रीड बुक। उसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है, वह पत्र लिखती है। काम क्या हो रहा है, लिखने का। ठीक है, लिखने के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ती है। वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ तो फॉर्मूला याद है अपन को, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ वह, तो ये लिखा अपन ने शी। काम क्या किया इसने, लिखने का। लिखने को कहते हैं अपन राइट। ठीक है, अब शी जो है, सी क्या है, सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सी क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन क्या करते हैं,
वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। जब वाक्य का कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर दिया जाता है। ये एक वचन है, इसके साथ अपन ने लगा दिया एस, तो ये हो गया राइट्स। शी राइट्स क्या लिखती है? पत्र लिखती है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है अपने पास? लेटर। सी राइट्स अ लेटर। फोर्थ सेंटेंस है मैं पानी पीता हूं। मैं पानी पीता हूं, काम कौन कर रहा है? मैं। क्या काम कर रहा हूं? पीने का। मैं पानी पीता हूं, तो ये पीना ये अपने पास क्रिया है, इसी के साथ अपन ने जोड़ दिया ता हूं। तो जहां ता है, ती है, ते हैं या ता हूं ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं, वाक्य बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर्मूला वापस यही है, सब्जेक्ट काम किसने किया? मैंने। मैं को बोला आई। क्या काम किया? पीने का, पीने को ड्रिंक। क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्या मिला आपको? वाटर। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई ड्रिंक वाटर। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका, कि जहां टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगा लेना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड सेक्शन, जो है नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस की ओर तो देखिए, बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों को की नकारात्मक वाक्य होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जो अपन को यही समझना है कि नेगेटिव होता क्या है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में अपन कहते हैं हिंदी में नहीं जाता है, नहीं जाती है या ता, ते, ती जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं जाता है, नहीं जाती है, नहीं जाते हैं या फिर ता, ते, ती जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उसी तरह के वाक्यों को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट अर्थात नेगेटिव कहा जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण लिखें, मैं घर नहीं जाता हूं। ठीक है ना, अपन ने क्या कहा? नहीं जाता है, नहीं जाती है या नहीं जाते हैं। अपन ने यह यूज किया है नहीं जाता हूं, या फिर नहीं प्लस ता, ते, ती जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है। इसमें अपन ने किसका प्रयोग किया? इसमें अपन ने प्रयोग किया ता है, कर दिया प्रयोग। लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में अपन ने क्या लगाया है? नहीं लगाया है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया ना होने की बात होती है, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया ना होने की बात होती है, उन वाक्यों को अपन कौन सी कैटेगरी के वाक्य बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन नेगेटिव कैटेगरी के वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया ना होने की बात होती है, जैसा कि ये है कि मैं घर नहीं जाता हूं, घर नहीं जाने की बात की। वह किताब नहीं पढ़ता है, किताब नहीं पढ़ने की बात की। और भी हैं, राजू खाना नहीं खाता है, तो राजू के द्वारा खाना नहीं खाने की बात की। सोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो सोहन के द्वारा किताब नहीं पढ़ने की बात अपन ने की। तो वे वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के नहीं होने की बात कही जाती है एवं इनमें समय की निश्चितता नहीं होती है। क्या होता है? समय की निश्चितता भी नहीं होती है। वो वाक्य होते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? नकारात्मक वाक्य। अब बात करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कि इन नेगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलें। तो देखिए, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए अपन सहायक क्रिया के रूप में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। कि जब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास दो चीजें हैं, डू नॉट और डज नॉट। इन दोनों का अपन को प्रयोग करना है। अब बात आती है डू का प्रयोग कहां करना है और डज का प्रयोग कहां करना है। नेचुरल सी चीज है, दो हैं अपने पास, डू और डज। तो डू कहां लगाया जाएगा और डज कहां लगाया जाएगा, तो इस चीज को भी समझते हैं। देखिए डज, यह हमेशा ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि डज का प्रयोग कहां करना है। डज का प्रयोग ही सी इट दिस दैट एवं सिंगुलर नाउन के साथ ही लगना है। कहने का मतलब जब वाक्य का कर्ता एक वचन होगा तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे डज का। ठीक है, बाकी सभी में डू का प्रयोग होता है। बाकी सभी में मतलब ही शी इट दिस दैट और एक वचन कर्ता के अलावा कोई भी आजा, आई आजा, यू आजा, वी आजा, दे आजा, राम एंड श्याम आजा, सीता एंड गीता आजा। ठीक है, इन सब बहुवचन के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे डू का। काय का प्रयोग करेंगे अपन, डू का। जैसे देखिए राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं खेलने वाला कौन है, राम। कौन है नहीं खेलने वाला, राम। ठीक है, तो राम कैसा है, एक वचन, एक वचन है तो अपन ने क्या यूज किया, डज नॉट। क्लियर है। दूसरा है वे किताब नहीं पढ़ते हैं। कौन नहीं पढ़ता, वे नहीं पढ़ते। वे मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होने पर सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल हो जाता है। इसलिए अपन ने यूज किया डू, क्योंकि डू कहां आता है, बहुवचन में। वह पत्र नहीं लिखती है। कौन नहीं लिखती, वह मतलब कोई एक, वह मतलब कोई एक, और एक है तो अपन काय का यूज करेंगे, डज का। तो अपन ने यूज कर दिया डज का, हो गया डज का यूज। अगला है मैं पानी नहीं पीता। मैं ठीक है, मैं आई जो होता है प्लूरल में काउंट होता है, और प्लूरल में काउंट होता है तो अपन ने यूज किया डू का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, और जहां डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं वहां अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस यहां भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया है, डू नॉट या फिर डज नॉट का। और ये इंग्लिश का नियम है, डू नॉट और डज नॉट के साथ जब भी क्रिया आती है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बस्ट वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे ये सेंटेंस है, मैं पानी नहीं पीता हूं। काम किसने नहीं किया पीने का, मैंने को आई के साथ डू नॉट हो गया। क्या काम नहीं किया, पीने का, पीने को कहते हैं ड्रिंक। कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, आई डू नॉट ड्रिंक। अब ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, वाटर। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। ठीक है, तो इसको समझने से पहले अपन एक चीज समझें कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उन दो प्रकार को अपन यहां समझते हैं कि देखिए पहला प्रश्नवाचक तो वो होता है जिसका प्रारंभ हिंदी में क्या शब्द से हो। पहला प्रश्नवाचक तो वो होता है जिसका प्रारंभ, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सबसे पहला शब्द ही क्या हो। ठीक है ना। अब ये मत समझना क्या हो, कहीं आप किसी और शब्द को समझ लो। क्या हो से मतलब है जिसकी शुरुआत ही क्या से होती है वो।
और दूसरा प्रश्नवाचक वो होता है जिसमें कर्ता के बाद पूरे वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ गया हो। आ रही है ना समझ में कि पहला प्रश्नवाचक तो वो होता है जिसका प्रारंभ ही हिंदी के क्या शब्द से होता है, और दूसरा प्रश्नवाचक वो होता है जिसमें कर्ता के बाद पूरे वाक्य में कहीं भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया हो। जैसे समझो, क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है। और दूसरा है आप कहाँ रहते हो? ठीक है, ये दो सेंटेंस है अपने पास। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अपन ये पहचाने के, देखिए दोनों के अंत में क्या आ रहा है, ते हो और ते हो। ता है, ती है, ते है, तो हूं। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा हुआ भैया इन दोनों वाक्यों में? इन दोनों वाक्यों में टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चार कैटेगरी है सेंटेंस की, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये है इंटेरोगेटिव। क्यों है? क्यों? क्योंकि दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अपन ने अभी अभी कहा कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जिसका प्रारंभ भी हिंदी के क्या शब्द से हो। तो देखिए, क्या आप मुझे जानते हो, इस सेंटेंस का प्रारंभ भी हिंदी के क्या शब्द से हुआ है, क्या आप मुझे जानते हो। और दूसरा वो जिसमें कर्ता के बाद कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो गया हो। तो आप कहाँ रहते हो, वाक्य में कर्ता क्या है, आप। ठीक, इसके बाद कहीं भी पूरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इसके बाद ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, और इस प्रकार के वाक्य को कहते हैं अपन WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो अपन उन वाक्यों की स्टडी करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य प्रश्नवाचक हो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, अर्थात हिंदी में वाक्य का प्रथम शब्द क्या हो, तो किस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो जब बात आती है कि हिंदी में प्रथम वर्ड ही क्या हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उन वाक्यों को बनाने के लिए डू डज को सबसे पहले लिखा जाता है। सहायक क्रिया जो है डू और डज, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जैसा कि अपने पास सेंटेंस है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। पहला शब्द क्या आ गया। दूसरा, क्या वे किताब पढ़ते हैं, इसमें भी पहला शब्द क्या। क्या वह पत्र लिखती है, इसका भी पहला शब्द क्या। क्या मैं पानी पीता हूं, इसका भी पहला शब्द क्या। सबका पहला शब्द क्या है। कहने का मतलब सारे वाक्य डू डज से ही प्रारंभ होकर के बनेंगे। देखिए, क्या राम क्रिकेट खेलता है, राम एक वचन है, एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे अपन डज का, तो ये डज सब्जेक्ट के रूप में आ गया राम। राम क्या काम करता है, खेलने का, खेलने को प्ले, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट। तो डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से अपन जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, वो वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो जिन वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन वाक्यों में सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिख दी जाती है। अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया है सबसे पहले उसी WH वर्ड को लिख दिया जाता है। उसके बाद बिल्कुल पहले वाले साधारण प्रश्नवाचक की तरह उनको अंग्रेजी में
बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, वाक्य में सब्जेक्ट है राम, ठीक। राम के बाद पूरे वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए था, तो राम के बाद क्या आ गया, क्यों। ऐसे ही वे किताब कहाँ पढ़ते हैं, तो वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आ गया कहाँ। वह पत्र कब लिखती है, वह इस वाक्य का कर्ता, उसके बाद आ गया कब, ठीक। ऐसे मैं पानी कैसे पीता हूं, तो ये मैं इस वाक्य का कर्ता और फिर आ गया कैसे। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए क्या करना होगा, इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की ही अंग्रेजी लिखनी होगी। अब वो कैसे लिखनी होगी, देखिए, राम क्रिकेट क्यों खेलता है, ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि, क्यों को अपन बोलते हैं वाई, तो ये वाई, ठीक। उसके बाद डू डज में से कोई एक, अगर कर्ता एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू। अब राम है सब्जेक्ट, तो राम के साथ डज हो गया, वाई डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम करता है राम, खेलने का, प्ले, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट, तो व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट क्यों खेलता है। ये है WH वर्ड वाले वाक्य, WH फैमिली पर आधारित इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज क्या हैं। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन मेथड, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वाक्यों को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। बेसिकली अब अपन चलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पास, कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किन किन चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन सबसे पहली चीज देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और क्यों, किन चीजों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ऑलवेज ट्रू फैक्ट्स, इसको दर्शाने के लिए करते हैं। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन सत्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो यूनिवर्सल होते हैं, हमेशा सच होते हैं। ऐसे वाक्यों को, ऐसे कथनों को दर्शाने के लिए अपन किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, गणित का नियम है, सत्य है। 2 और 2 5 नहीं हुए और 9 नहीं हुए कभी, 2 और 2 4 होते हैं। तो अपन ने ये मेक, मेक का मतलब वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज, ठीक है। इसी प्रकार अपन बोले द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। राइजेज RISES, राइजेज, वर्ब फर्स्ट SEIS, वर्ब फर्स्ट SEIS मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है। सेकंड अपन बोलते हैं परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन मतलब स्थायी स्थिति, कोई स्थायी कार्य, स्थायी स्थिति या स्थायी कार्य को दर्शाने के लिए भी अपन यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूं, स्थायी कार्य है, परमानेंट सिचुएशन है मेरी, ठीक है। वी हियर विद अवर ईयर्स, वी हियर हम सुनते हैं, विद अवर ईयर्स हमारे कानों से, आंख से, नाक से या मुंह से सुना क्या कभी, नहीं सुना। परमानेंट एक्शन है, स्थायी कार्य, चेंज नहीं हो सकता, इसलिए काय का यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये लिव, लिव मानी वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट मानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई समझ में। तीसरा देखिए शॉर्ट एक्शन नाउ। शॉर्ट एक्शन नाउ का मतलब कुछ समय के लिए होने वाला कार्य, कुछ समय के लिए होने वाला कार्य किसके माध्यम से शो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से। एग्जाम्पल है ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर्स अ गोल, कि वह बॉल लेता है एंड स्कोर्स अ गोल, और गोल कर देता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कमेंट्री में यूज होता है, किसमें, कमेंट्री में, कि ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर्स द गोल, कि उसने फुटबॉल ली और गोल कर दिया। शॉर्ट है ना, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, क्योंकि कुछ समय के लिए बॉल उसके पास थी और उसने गोल कर दिया। तो देखिए ये वापस टेक्स वर्ब फर्स्ट एंड स्कोर्स, ये वर्ब फर्स्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है। इसके बाद हैबिट्स,
कि जो अपनी आदतें होती हैं उनको भी अपन किसके माध्यम से शो करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से शो करते हैं। देखिए ही प्लेज टेनिस एवरी ट्यूसडे, वह प्रत्येक ट्यूसडे को टेनिस खेलती है। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं रोजाना मंदिर जाता हूं। आई ना बात समझ में, मैं रोज मंदिर जाता हूं, आदत है, रोज कर रहा हूं काम को, इसलिए ये हैबिट्स को भी शो करने के लिए प्लेज क्या है, वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से कहीं ना कहीं अपन फ्यूचर को शो करते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भविष्य काल की क्रिया को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। वो कैसे होता है, देखिए फ्यूचर टाइम टेबल, मतलब फ्यूचर टाइम टेबल का मतलब है कहीं ना कहीं फिक्स प्लान हो, क्या हो, फिक्स प्लान हो। एक प्री प्लान्ड जो फ्यूचर होता है, प्री प्लान्ड जो एक्शन होता है, वो किसके माध्यम से शो होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से शो होता है। जैसे आवर ट्रेन लीव्स एट 11 AM, हमारी गाड़ी 11 बजे रवाना होती है, अर्थात हुई तो नहीं है ना, होगी, तो ये लीव्स क्या है, वर्ब फर्स्ट है। आई बात समझ में। देखिए फ्यूचर इन टाइम क्लॉज, के टाइम क्लॉज में भी अपन फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। आई वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो बारिश रुकेगी जभी तो जाएगा, होगा तो आने वाले समय में ही होगा काम। तो ये कुछ बेसिक यूजेज हैं जिसके माध्यम से अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अपन देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि वो शब्द जिनके माध्यम से अपन प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हिंदी में तो अपन ने कर लिया ता है, ती है, ते हैं, यही है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो ऐसे कुछ शब्द होंगे जिन शब्दों के आधार पर अपन ये कहेंगे कि वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अपन देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में अपन को ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर, ये शब्द हैं अपने पास। वापस रिपीट करता हूं, सुनो, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड अपन को इंग्लिश के सेंटेंस में मिलता है तो इसका मतलब होता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई बात समझ में। ये है अपना कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट। थैंक यू।